Welcome to lecture number 10 of the course Statistical Inference। आज के लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ टू वेरिएंसेस, यानी कि हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर दो वेरिएंसेस हैं, तो जब हम उनको यूज करते हुए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बिल्ड करते हैं ये हम देखेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है, ऑफ टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, यानी कि हमारे पास दो पॉपुलेशन है, ठीक है, से एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x1 and x2 follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी वेरिएंसेस जो हैं सिग्मा 1 फॉर दिस एंड ये सिग्मा 2 जो ये है सिग्मा 2 स्क्वायर फ्रॉम दिस x2 हमने कैलकुलेट किया है, इनकी जो रेशियोज होंगी दैट विल फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, जो दो पॉपुलेशंस हैं वो हमारे पास जो है नॉर्मल है। वो जो दो पॉपुलेशन नॉर्मल है अगर उनके वेरिएंसेस हम निकाल लें सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, उनका अगर हम रेशियो ले लें यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर कर लें, दैट विल फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग वेरिएंस रेशियो भी कहते हैं। अब ये जो एफ है ये दो वेरिएंसेस, अगर हमने पीछे लेक्चर नंबर 9 में देखा था कि जब हमारे पास सिंगल वेरिएंस हम चेक कर रहे थे या उसके बारे में पढ़ रहे थे तो हम यूज कर रहे थे काई स्क्वायर। अगर हमारे पास दो वेरिएंसेस होते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेरिएंसेस होते हैं और उनको हम चेक करते हैं तो हम लोगों को एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी होती है, ठीक है। इट इज यूज फॉर कंपेयरिंग वेरिएंसेस ऑफ टू पॉपुलेशंस। इफ सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर सेम हो जाते हैं, ठीक है, देन द स्टैटिस्टिक्स s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर, ये इसका स्टैटिस्टिक्स है जो हम यूज करेंगे। ये क्योंकि जब हमारे पास रियल लाइफ में देखते हैं हम लोग तो हमारे पास जो सिग्मा 1 स्क्वायर या सिग्मा 2 स्क्वायर होते हैं प्रॉब्लम्स में, वो पॉपुलेशन के क्योंकि होते हैं वो अननोन होते हैं। हम लोग सैंपल से क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग उसके एस्टीमेट s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर जो इनके एस्टीमेट्स हैं वो यूज करते हैं, इसलिए इसका टेस्ट स्टेटिस f इज इक्वल टू s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं। follows the f distribution with degree of freedom n-1 and n-2, यानी कि s1 स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी यानी कि उसके जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं n-1 उसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ज्यादातर इसको हम लोग v1 कहते हैं, इसे डिनोट कर देते हैं, या हम लोग इसको df1 भी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ये दूसरी है ये s2 स्क्वायर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है s2 में जिससे कैलकुलेट हुआ है उन ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास v2 आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके दो पैरामीटर होते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें यानी कि df1 और df2 या vf1 vf2 भी कहा जा सकता है। इसमें हम लोग vf1 vf2 कह देते हैं। तो ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इनके पैरामीटर्स भी हैं, ठीक है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब ये कि ये इसकी शेप कुछ इस तरह बनती है, इट इज नॉट सिमेट्रिकल, यानी कि इसकी शेप जो है ये इस साइड पे पॉजिटिवली स्क्यूड है। दैट मींस के इसकी जो शेप की टेल है वो राइट साइड पे एक्सटेंड करती है और इसलिए ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाती है। पॉजिटिवली स्क्यूड है ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस इंफिनिटी तक जाती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा मीन एंड वेरिएंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो है इसका v2 जो मैंने अभी पीछे डिफाइन किया है,
over V2 minus 2 for V2 greater than 2। V2 greater than 2 होगा तो इसका मीन इस तरह डिफाइन हो जाएगा, और वेरिएंस जो है वो V2 स्क्वायर इंटू V1 प्लस V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू V2 माइनस 4 फॉर V2 ग्रेटर देन 4। ये चीजें जो है इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसमें मीन और वेरिएंस इस तरह डिफाइन किए जाते हैं। और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, यानी कि V1 V2 जो पीछे हमने डिफाइन किए यानी कि N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पीछे हमने डिफाइन की है V1 V2, इस पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी शेप डिपेंड कर रही होती है। हर V1 V2 के लिए सिलेक्शन के लिए यानी कि V1 V2 को हम चेंज करते जाएंगे। V1 अगर हमने 1 रखा है और V2 फॉर एग्जांपल हमने 10 रखा है, और अगर हम V1 जो है इसको 5 कर देंगे और V2 को हम लोग फॉर एग्जांपल 15 कर देंगे, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होने के साथ साथ एफ की डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है, ठीक है, वो चेंज होती जाएगी। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मतलब चीज चेंज होती है, इसकी शेप किस तरह पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम थोड़ा सा इन डिटेल देखें। अच्छा, अब हम इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज अभी पीछे डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। जिस तरह अब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल 10 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो इसकी शेप कुछ इस तरह डिफाइंड होगी, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 1, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह से बन जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू 10 की जगह 5 कर दें तो आप देखेंगे कि इसकी शेप पॉजिटिवली स्क्यूड बन जाती है। यहाँ से टेल इसकी बाहर आ गई है, लेफ्ट साइड से दिखाई देनी शुरू हो गई है। पहले ये इस तरीके से लेंथ में आ रही थी। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो टेल है वो राइट टेल है वो एक्सटेंड कर रही है राइट साइड पे, जो कि ये शो कर रही है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है। अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा देते हैं D1 की 6 कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है राइट साइड पे ग्राफ, लेकिन शेप इसकी पॉजिटिवली स्क्यूड ही रहेगी। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस जिस तरह बढ़ाते जाएंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एफ की, इसका जो ग्राफ है वो प्रोमिनेंट होता जा रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और जो है इसकी जो स्क्यूनेस है वो कम होती जाएगी विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कम हो रही है जैसे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एग्जांपल 25 कर देता हूँ, ठीक है, तो और यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैं 30 कर देता हूँ D2 की जगह, V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यानी कि 2 में हमारे केस में ये V2 है, तो आप देखेंगे कि ये जो शेप है इसकी थोड़ी थोड़ी सिमेट्री की तरफ आती जा रही है। अगर हम इसको 30 की जगह हम बढ़ाते हैं 50 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, इसके बढ़ाने से आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और ये राइट साइड पे और मूव करता जा रहा है। हम इसको अगर फॉर एग्जांपल बढ़ाते जाएं 50 पे ले जाएं और इसको भी फॉर एग्जांपल 50 कर दें, तो ये सिमेट्री को अप्रोच कर रहा है। फॉर लार्ज एन जो है ना, जिस तरह एन लार्ज होता जाएगा, फॉर एग्जांपल 60 में कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि स्क्यूनेस तो है, ये देखिए ना यहाँ से दोनों जो है वो सेम नहीं है साइडें, लेकिन ये कि पहले के मुकाबले में बहुत सिमेट्री आ गई है ग्राफ के अंदर। सो ये इसकी एक मोटर प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे 100 कर देता हूँ और इधर भी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एग्जांपल 120 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी जो सिमेट्री है वो बढ़ती जाएगी और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस सिमेट्री को अप्रोच करते जाएगी। विद द इंक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स it will approaches to the symmetry, its shape will approach to the symmetry, it will not be as positive skewed as it was for the lower degree of freedoms, low values of the degree of freedoms जो हैं उनके लिए जिस तरह ये पॉजिटिवली स्क्यूड था उस तरह फॉर हाई वैल्यू नहीं रहता। जिस तरह हाई वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आती जाती हैं उस तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी ये
जो है सिमेट्री की तरफ जाती जाती है, यानी कि नॉर्मल की तरह इसकी शेप बनती जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जी फॉर लार्जर एन डिस्ट्रीब्यूशन शुड फॉलो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इंक्रीज करने के साथ ये आप देख सकते हैं बेल चार्ट टाइप बन गया है, बेल चेयर शेप टाइप इसकी बन गई है, इसकी बेल शेप बन गई है। लेकिन सिर्फ फर्क थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी इसके अंदर स्क्यूनेस रहती है, थोड़ी सी ये स्क्यूड रहती है, 100% बेल शेप नहीं बनती, लेकिन ये कि अप्रोक्सीमेटली वी कैन से इट फॉर लार्जर एंड इट्स शेप इज अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक। अच्छा, अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल और सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हमने जब कंस्ट्रक्ट करना है सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले ये सिग्मा वन स्क्वायर है और सिग्मा टू स्क्वायर है, इनके एस्टिमेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दैट इज एस वन स्क्वायर एंड एस टू स्क्वायर। ठीक है, हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वैल्यूज हम इधर पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ अल्फा वी वन वी टू ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है ये दोनों में सेम है, सिर्फ जो फर्क है वो इस और इस टर्म का फर्क है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे और वो पुट करके हम लोग इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल और सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। अब एग्जांपल करते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास रैंडम सैंपल है, 2 रैंडम सैंपल्स फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन एंड ऑफ साइज है ये इनका n1 इक्वल्स टू 12 एंड n2 इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 12 एंड n2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, और S1 गिवन है, कैलकुलेट हुआ हुआ है 2.3 और S2 जो है 1.5। हमने क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर। अगर हमने सिग्मा वन और सिग्मा टू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सिर्फ फर्क ये है जो इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो हमारे पास जो आएगा वो वैल्यूज आ जाएंगी सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर के लिए, सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू के लिए। अब जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए कुछ स्टेप्स पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक तो हमें ये पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। जो फार्मूला हमने याद रखना है वो ये है, इसमें हमने सबसे पहले एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर निकालना है। एस वन हमारे पास 2.3 था, इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5.29। अब हमने क्या करना है, एस टू स्क्वायर निकाला, एस टू स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि ये वैल्यूज निकालनी, इसमें हम पहले अल्फा बाय 2 निकालेंगे। अल्फा हमारे पास 0.10 आ गया, एज क्योंकि हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 0.90 होगा 90% के लिए, तो ये आ गया 0.10। और अल्फा बाय 2 क्योंकि हमने यूज करना है टू दोनों साइडों पे कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, तो हमारे पास अल्फा बाय 2 आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 0.05। ये हमने यूज करना है। अब हमने v1 जो है दैट इज इक्वल टू n1 माइनस 1। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 11 एंड v2 इक्वल्स टू n2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यूज जो हैं वो एफ टेबल से हमने निकालनी है, ये वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज हमने निकालनी है, एफ 0.05, v1 इक्वल्स टू 11 एंड v2 इक्वल्स टू 9। इसकी वैल्यू आई है 3.10। इसी तरह एफ 0.05, 9 और 11 ये हमने क्यों निकाली है, क्योंकि जो हमारे पास पीछे फार्मूला हमने यूज किया है उसमें यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आएगी एफ अल्फा बाय 2 और ब्रैकेट में आएगा v1 v2। ठीक है, और दूसरी जो ये वैल्यू है ये हम लोग यूज कर रहे होंगे तो वो हमारे पास आएगी एफ अल्फा बाय 2 और v2 v1। इस v2 v1 का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो वैल्यूज हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर यहाँ पे 11 और 9 के अगेंस्ट देखेंगे रो और कॉलम्स में, तो यहाँ पे रो में हम लोग 9 देखेंगे, वहाँ पे हम 11 देख रहे होंगे। इसको मैं किस तरह निकालना ये मैं डिटेल में आपको अभी बताता हूँ इसमें टेबल से देके। वैसे इसकी वैल्यूज आई हैं वो 3.10 और 2.9 आई। अब ये वैल्यूज टेबल से कैसे आई हैं, 9 और 11 और 9 और 9 और 11 की, ये मैं आपको अभी
बताता हूँ। अब ये आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें वैल्यूज निकाली हुई हैं हमने। तो ये टेबल हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। अल्फा हमने यहाँ पे देख लेना है कि अल्फा जो है वो हमारे पास 0.05, डिफरेंट टेबल्स हमारे पास अवेलेबल है। 0.01 के लिए भी है, 0.05 के लिए है, 0.025 के लिए भी है, लेकिन हमारे केस में हमने अभी देखनी है वैल्यू 0.05 के लिए। अब हम 0.05 जो है इसमें हम देखेंगे V1 की वैल्यू हमारे पास थी एक 9 थी, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमारे पास 11 था। 9 इधर हमने देखा और V2 में हमने देखा 11। तो ये वैल्यू हमने देखी तो ये हमारे पास आई 2.90, ठीक है। अब हमने दूसरा जो वैल्यू निकालनी है कंट्रोल लिमिट के लिए, एक कंट्रोल लिमिट के लिए, तो हमारे पास एफ अल्फा 9 और 11 की निकल आई। अब एफ अल्फा 11 और 9 जब निकालना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो 9 अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 11 अवेलेबल नहीं है। 10 और 12 की वैल्यू अवेलेबल है। तो हम 9 के एक्स्ट्रा 11 की वैल्यू निकालेंगे। हम यूं करेंगे कि हम 9 के अगेंस्ट देखेंगे कि 10 की क्या वैल्यू है 3.14 और 12 की 3.07। तो हम इसके क्योंकि एक यूनिट का फर्क है इसलिए हम इन दोनों को सम करके 3.14 प्लस 3.07 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास इसके 11 की वैल्यू आ जाएगी 3.10। इस तरह हम किसी भी जो वैल्यूज हैं किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के लिए हम लोग इस वैल्यूज लिख सकते हैं। टेबल हमने सिर्फ ये देखना है कि अल्फा का हमारे पास में 0.05 है और कोई और केस होगा तो हम उसमें डिफरेंट टेबल जो अवेलेबल उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे ही देखेंगे और वैल्यूज टेबल में से इतना ही कल फाइंड आउट करेंगे फॉर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हमारे पास वैल्यूज निकल आई, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। 5.29 डिवाइडेड बाय 2.25 1 ओवर 3.10, ये वैल्यू जो है ये हमने निकाली है, फार्मूले में हमने पुट कर दी। 5.29 2.25 और इंटू 2.90 ये हमने इस फार्मूले में पुट कर दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.76 और 6.81, ठीक है। अब हम कहेंगे कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट, ठीक है, दैट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज, जो इसकी जो वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन दिस इंटरवल। दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, अब हम जो है अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालने हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं इनका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। इन वैल्यूज का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो है 90% सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकला है। सिर्फ हमने कॉन्फिडेंस लिमिट्स निकालने के लिए उनकी जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स निकली हैं सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए, उसकी सिर्फ हमने स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट ले लेना है बस। अब हम आगे चलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इसमें अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स डिस्कस करते चलते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था कि हम करते थे म्यू इक्वल्स टू 0 या म्यू सम स्पेसिफाइड वैल्यू और अगेंस्ट जो है नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब हम लोग सिंपल वेरिएंस सिंगल वेरिएंस था तो हम लोगों ने 0 और सिग्मा इज नॉट इक्वल्स टू 0 सेम वेज यानी खाली यहाँ पे मीन है तो वहाँ वेरिएंस है। तो जब हम लोगों ने वो चेक किया था तो हमने ये जो सिंगल वेरिएंस के लिए हमने काई स्क्वायर यूज किया था, ठीक है। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी एक्सटेंशन है जैसे म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल्स टू 0, इसके लिए जैसा ये हम लोग करते थे, अगर हमारे पास इसको एक्सटेंड करें उसमें वेरिएंस के केस में, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इतना है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोगों ने इस तरह की वेरिएंसेस चेक करने हैं तो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है, फॉर टेस्टिंग दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इसके अल्टरनेटिव सिंगल वे टू वे भी है। अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास बन जाता है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1,
ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कोट हुआ हुआ है कि एच नॉट म्यू सिग्मा वन स्क्वायर ओवर सिग्मा टू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। एंड दैट इज, हम लोग ये भी कैसे लिख सकते हैं इसको, सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर, तो ये हमारे पास आएगा सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा टू स्क्वायर। दोनों तरह लिखा जा सकता है हाइपोथेसिस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस चेक करें, सिग्मा वन स्क्वायर ओवर सिग्मा टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वी आर सेइंग दैट इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज द केस जो कि हमारे पास टू टेल्ड है, ठीक है। इसमें हम लोग टू टेल्ड लगाएंगे हाइपोथेसिस, क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। मगर जब हमारे पास इस तरह का हाइपोथेसिस होगा जिसमें सिंगल टेल है, यानी ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दो केसेस जो है हमारे वो सिंगल टेल के लिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, वो लेस देन है, कह रहा है कि सिग्मा वन स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा टू स्क्वायर एंड वी आर सेइंग द सिग्मा वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा टू स्क्वायर अल्टरनेटिव में। और इसमें ऑपोजिट है कि वो हम लोग लेस देन कह रहे हैं। इसमें इस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये पहला स्टेप हो गया है। दूसरे में हमने जो है अल्फा जो है ये, ठीक है, इसको हमने डिसाइड कर लिए ने कि अल्फा हमने कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखने। इन द थर्ड स्टेप वी विल गो टुवर्ड्स द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट इज s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर। अगर हमारे पास s1 स्क्वायर बड़ा है s2 स्क्वायर से, तो हम लोग ये वाला हाइपोथेसिस यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज कर लेंगे। अगर ये हमारे पास s1 स्क्वायर की जगह s2 स्क्वायर बड़ा हो जाता है s1 स्क्वायर से, तो हम लोग इसका सिंपल क्या होगा कि हम लोग पहले s1 स्क्वायर, अब हम क्या करें, पहले हम लोग s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर यूज कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि s2 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर यूज कर लेंगे। सिंपल जो टर्म बड़ी होगी, ठीक है, इस अगर s1 स्क्वायर बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग s1 स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और जो स्मॉल टर्म है s2 स्क्वायर उसको डिनोमिनेटर में रख के उसे डिवाइड करेंगे। इसीलिए जो है इसमें अगर हमारे पास s2 स्क्वायर बड़ा आ जाता है तो हम लोग s2 स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और s1 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सिर्फ ये चीज याद रखनी है, जो सा वेरिएंस का एस्टिमेटर बड़ा होगा वो हमने ऊपर रखना है इस फार्मूले। अब आगे क्या है, आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको सैंपल डाटा से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को इसको। उसके बाद हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल रीजन जिस तरह हम लोग पहले करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दिस साइन, ठीक है। अगर हमारे पास टू टेल है तो हमारे पास दोनों साइड पे आएगा क्रिटिकल रीजन। अगर हमारे पास सिंगल टेल है तो हम लोग जो है जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल सिग्मा वन स्क्वायर ओवर सिग्मा टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, दैट इज सिग्मा वन स्क्वायर इज, इस तरह भी लिख सकते हैं दैट इज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल रीजन इस तरह निकलेगा, एफ इज ग्रेटर देन एफ अल्फा v1 v2। और ये जो हमारे पास है ये याद रखना है कि ये एक है कि एफ अल्फा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको यूज करना चाहे तो हम दूसरा जो है ये वाला भी यूज किया जा सकता है। अगर लेस देन को हम लोग दिखना चाहें तो ये हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ इज लेस देन 1 ओवर एफ अल्फा बाय 2 v2 v1, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पास पहले हमने टेस्टिंग की है फॉर मीन्स, ठीक है, उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और जो है जब दूसरी पॉपुलेशन आती है तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी वो दोनों सेम है, उनका मीन सेम है। मीन का मतलब जब हम उनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सेम, म्यू1 हो गया और दूसरी का जो है म्यू2 हो गया। तो अब ये क्या है कि इसमें क्या है, हम लोग चेक करते हैं कि इसके जो लोकेशन पैरामीटर है वो सेम है, यानी कि वो एक ही उस पर लाई कर रहे हैं, म्यू1 और म्यू2 इक्वल है, ये हम चेक कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग वेरिएंस चेक कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास दो पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ये और एक ये। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि वेरिएंस इनका सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर, दैट मीन्स कि जो दोनों जो पॉपुलेशन है उनके अंदर वेरिएबिलिटी सेम है, यानी कि दोनों वेरिएंस सेम रखते हैं, इक्वल वेरिएंस रखते हैं। लेकिन इसमें देखें अगर हम लोग इसके अल्टरनेटिव में, तो जब हम इसमें देखते हैं म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू इस केस में, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो है मूव कर गया है, इनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है। ये यहाँ से, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ से मूव करके इधर आ गई क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई है। लेकिन इस केस में क्या है, लोकेशन सेम है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो वेरिएबिलिटी है, ये वेरिएबिलिटी जो है ये कम हो गई। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर, दैट मीन्स कि दोनों पॉपुलेशन जो है
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं इनकी जो वेरिएबिलिटी है दैट इज नॉट सेम, ये चीज भी हम लोग शो कर रहे हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर टू वेरिएंस वेरिएशन जो है, अब हम इसकी जो है थोड़े से फार्मूले देख लेते हैं। जब हमारे पास टू टेल टेस्ट होगा, ठीक है, तो हम इस ये फार्मूला यूज करेंगे, सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर फॉर नल, एंड अल्टरनेटिव के लिए सिग्मा वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। जो वन साइडेड टेस्ट होगा, तो अगर हमारे पास अल्टरनेटिव में ग्रेटर देन का साइन है, तो ये जो है हमारे पास वन साइडेड टेस्ट है, यानी कि ये राइट टेल के लिए कि ये क्रिटिकल रीजन राइट साइड पर लाई करेगा, ठीक है। और ये जो है ये शो करेगा कि हमारा क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पर लाई कर रहा है फॉर लेफ्ट टेल। ये हमारे पास दो जो है टेस्ट जो है, ये दो, ये हमारे पास वन टेल्ड है और ये टू टेल्ड टेस्ट के हाइपोथेसिस हैं जो हम लोग स्टेट करेंगे। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है वो एस आई स्क्वायर एस जे स्क्वायर, यानी कि हमारे पास दो हैं तो एस वन स्क्वायर ओवर एस टू स्क्वायर। अगर हमारे पास एस वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एस टू स्क्वायर है तब ये वाला फार्मूला यूज होगा। अगर हमारे पास दूसरा है तो हम लोग क्या करेंगे, एस टू स्क्वायर ओवर एस वन स्क्वायर इफ एस टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन एस वन स्क्वायर। जौन सा बड़ा होगा वेरिएंस या एस्टिमेट जो होगा वेरिएंस का, वो हम लोगों ने ऊपर रखना फार्मूला। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी एन माइनस वन एन टू, एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, यह सैंपल साइज आ गए, ठीक है। और ये सैंपल वेरिएंस जो हमने एस्टिमेट। हम एग्जांपल कर लेते हैं। द वेरिएबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ impurities present in a batch of chemicals used for a particular process depends on the length of time that the process is in operation. Suppose the sample of size 25 is drawn from the normal process, which is to be compared to a sample of a new process that has been developed to reduce the variability of impurities. हमारे पास डाटा है, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि जी 25 है ऑब्जर्वेशन ने सैंपल वन में से ली है, सैंपल टू में से 25 ऑब्जर्वेशन बाद में ले ली, और ये हमारे पास उसकी वेरिएबिलिटी है, यानी ये हमारे पास एस वन स्क्वायर है, ये हमारे पास एस टू स्क्वायर है, और ये हमारे पास एन वन है, और ये हमारे पास एन टू। ये हमें डाटा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो है इसकी जो टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, that is we want to test that sigma 1 square is greater than sigma 2 square, ठीक है। तो हमने नल रख लिया sigma 1 square इक्वल टू sigma 2 square, और अल्टरनेटिव रख लिया, यानी कि जो हमारा क्लेम है sigma 1 square is greater than sigma 2 square। अल्फा हमने 0.05 फिक्स कर लिया फॉर पर्टिकुलर केस, और s1 square ओवर s2 square, ठीक है, फार्मूला लगाए क्योंकि s1 square बड़ा है, तो 1.04 डिवाइडेड बाय 0.51, तो 2.04 हमारे पास f का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिटिकल रीजन निकालें, क्योंकि हमारे पास वन साइडेड है, तो हम लोग एफ अल्फा वी वन वी टू यूज करेंगे, ठीक है। तो एफ अल्फा वी वन वी टू एफ 0.05 24 और 24, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन एन माइनस वन एन टू एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा 25 माइनस वन 24, 25 माइनस वन 24। तो इसको जब हम टेबल में देखेंगे तो हमारे पास तो वैल्यूज आ जाएंगी 1.98। अब हम क्या करेंगे, ये क्रिटिकल रीजन निकाल लिया, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन के मुताबिक अगर हम ये एफ का वो बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो इस तरह की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1.98, ठीक है, और इसके आगे जो है क्रिटिकल रीजन लाई कर रहा है, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.04। 2.04 इधर कहीं लाई करेगी 2.04, ठीक है, क्योंकि जो है वैल्यू इस सेट पर बढ़ रही है, ठीक है। तो 1.9 के बाद 2 आएगा, फिर 2.04 उसके बाद आएगा, तो ये 2.04 लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि जो ये क्रिटिकल रीजन हमने कैलकुलेट किया उसके अंदर ये वैल्यू फॉल कर रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर रही है। दैट मीन्स f इक्वल्स टू 0.4 fall in the critical region, so we will reject the null hypothesis and conclude that the variability in the process sample 2 is less than the variability in the ओरिजिनल सैंपल। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन रिएक्शन टाइम्स इन सेकंड्स, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी measured under identical condition shows the following results, ठीक है ना, obtain the following results। ये रिजल्ट्स आ गए उनके ए के और बी के, ठीक है। तो जो है अब हमारे पास इसमें वैल्यूज देखने 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज ए के लिए,
ठीक है, n1 इक्वल टू 6 और n2 इक्वल टू 1 2 3 4 5, n2 इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई ए और बी की। अब हम हाइपोथेसिस जो है उसको स्टेट कर लेते हैं कि हमने कहा जी सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, दोनों सेम है, और हम अल्टरनेटिव केस दोनों सेम नहीं है, यानी क्योंकि इनमें वेरिएशन मौजूद है, दोनों पॉपुलेशन की वेरिएंसेस सेम नहीं। ये हम चेक करना चाहते हैं अगेंस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमारे पास है 0.05। तो हम क्या करेंगे, हमने हाइपोथेसिस स्टेट कर दिया, अल्फा 0.05 ले लिया। ठीक, टेस्ट स्टैटिस्टिक स्टेट कर दिया, कंप्यूटेशन की तरफ जाना है। कंप्यूटेशन में हमने सबसे पहले क्या देखना है कि जी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो जो है कौन कौन सी हैं, उनके अंदर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ए निकाला, ए की वैल्यूज लिख लेनी है। तो ये हमारे पास आ गई 0.41, 0.38, 0.37, 0.42, 0.35, 0.38। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। यहाँ पे हम इनका टोटल कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं, इसमें हम ए स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम बी लिख लेते हैं, बी की वैल्यूज का सम कर लेंगे, और यहाँ पे बी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 0.1681। ये आगे जी 0.1444, 0.1369, 0.1764, 0.1225 एंड 0.1444। इसमें बी की वैल्यूज लिखी हमने 0.32, 0.36, 0.38, 0.33 and 0.33 and 0.38। अब हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं, ये आगे 0.1024, 0.1296, 0.1444, 0.1089, 0.1444। अब इनका सम कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2.31, 0.892, 1.77 एंड 0.629। अब हम जो ये वैल्यूज निकाल ली हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बार। ए बार क्या है, मीन है समेशन ए ओवर, यानी ये वैल्यूज को ओवर एन, इन तमाम वैल्यूज का सम करके, यानी कि हमारे पास जो आया 2.31 डिवाइडेड बाय एन जो है हमारे पास 6 है। इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये हम लोग एक्स बार ही निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि हमने ए और बी से एडिशन की हुई है, इसलिए हम जो है इसको ए बार लिख दिया है। वैसे ये है एक्स बार, मीन ही है, ये एक्चुअली मीन ही है, इसलिए आप लोग इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, मतलब 2.31 डिवाइडेड बाय 6 किया हमने तो 0.385, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है ए बार की। फिर हम बी बार निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन बी ओवर एन, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास आ गया 1.77 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि उसकी केस इसमें हमारे पास जो है वैल्यूज जो ए में वो हमारे पास 6 थी, इसमें हमारे पास 5 है। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई दैट इज इक्वल टू 0.354। अब हम क्या करेंगे, हमने अब निकालना है
एस ए स्क्वायर, यानी कि एस ए इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे में हम लोग एस स्क्वायर निकालें फॉर द फर्स्ट ग्रुप, यानी कि ए वाला जो है इसका फार्मूला आ जाएगा 1 ओवर n1 या एन ए -1 कर दें बेशक -1, और अंदर आ जाएगा समीशन ए स्क्वायर माइनस समीशन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए। ये हमारे पास एस ए निकल आएगा। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, और ये आ जाएगा 0.8927 माइनस 2.31 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.00067। ये हमारे पास एस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम एस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। एस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। एस बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1/n b-1, ठीक है, और ये आ जाएगा समीशन बी स्क्वायर माइनस समीशन बी होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो ये हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 0.6297 माइनस 1.77 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00078। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम, क्योंकि इस केस में हमने फार्मूला जो पहले डिफाइन किया था वो एफ इक्वल्स टू एस ए स्क्वायर ओवर एस बी स्क्वायर किया था, लेकिन हम जब कैलकुलेट किया है एस ए और एस बी, हमने देखा कि ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, 0.0078 इज ग्रेटर देन 0.0067, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसलिए क्योंकि ये बड़ी आ रही है इसलिए हम ऊपर रख लेंगे 0.00078 डिवाइडेड बाय 0.00067। वैसे तो फार्मूला हमें ये यूज करना चाहिए था क्योंकि हमारा ग्रुप्स का है, लेकिन क्योंकि हम लोग देखते जब हमने कैलकुलेट किया एस ए और एस बी, देन वी विल रियलाइज दैट एस बी जो है स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर एस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि एस ए स्क्वायर से ये बड़ा है तो हम लोगों ने, इसलिए हमें फार्मूला जो यूज करना पड़ेगा वो है एस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस ए स्क्वायर। हम लोग एक्चुअली फार्मूला ये यूज करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया, जब हमने वैल्यूज निकालनी है तो हमारे पास वैल्यू आई है 1 पॉइंट, एफ की जो वैल्यू निकाली है हमने 1.164 वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड जब हमने डिवाइड किया उसको वैल्यूज को। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन कितना आएगा, एफ क्रिटिकल रीजन हम निकाल रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे एफ 0.025, क्योंकि हमारे पास अल्फा बाय 2 था और अल्फा 0.05 है तो अल्फा बाय 2 0.025 होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, हम कहेंगे जी इफ एफ इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू और एफ इज लेस देन 1/f 0.025 4 and 5, ठीक है, देन वी विल से इस, या ये इस वैल्यू जो है, इस जो यहाँ से वैल्यू आएगी इससे बड़ी हो जाती है, ये वैल्यू अगर इसके बाद आ जाती है या जो वैल्यू इससे पहले आ जाती है तो हम कहेंगे कि रिजेक्शन रीजन में लाई करिए, यानी कि इस वैल्यू से आगे और जो इससे वैल्यू कैलकुलेट होगी उसकी बैक साइड पे क्रिटिकल रीजन है और इनके बीच में जो है एक्सेप्टेंस रीजन। अब मैं इसको बताता हूँ किस तरह, यानी कि हमने इसको कैलकुलेट किया यूजिंग द टेबल्स, देन वी विल गेट दैट 9.36, और जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1/7.39 दैट इज इक्वल टू 0.14। तो अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज, ये दो वैल्यूज आ गई हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं।
अब हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, यहाँ पे आ गया जी 9.36, तो यहाँ कहीं पे जाके आएगी 0.14। तो इससे पीछे और इस वैल्यू से आगे ये हमारा क्रिटिकल रीजन है और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी 1.164 आई थी, इस वैल्यू को हम इधर प्लेस कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ कहीं 1.164 लाए कर रही है। तो ये जो वैल्यू है जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये आ रही है क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन में। सो वी विल से दैट कि जो वैल्यू है 1.164 that does not fall in the critical region या rejection region, so we accept H naught। ठीक है, as 1.164 does not fall in critical region, so we accept H naught, or we can also say we do not reject H naught। यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, ये कुछ क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अभी मैंने जो यूज किए हैं पीछे कंफ्यूजन ना हो, कि हमारे पास f1 माइनस अल्फा डी एफ वन डी एफ टू इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा डी एफ वन डी एफ टू। जब हम लोअर टेल पे हम लोग अक्सर कर रहे होते हैं, जो हमने भी निकाला ही है 1 ओवर एफ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0.025 और 4,5 जो है हमने अभी यूज किया है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल होगा एफ, ठीक है, 0.975, ठीक है, और साथ में 5 और 4 इसके इक्वल। यानी कि अब हम अगर इसको देखें तो ये जो है थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो ये है कि हमारे पास f जो हमने यूज किया है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि हमारे पास ये f 1 माइनस अल्फा है, ठीक है, और ये f डिग्री ऑफ फ्रीडम df1 df2 यानी कि v1 v2 है फॉर एग्जांपल, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर f अल्फा df2 df1।